नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर चमोली जिला अधिकारी ने पुलिस, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य के साथ संबंधित विभागों की बैठक ली। रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग खस्ताहाल, जान हथेली पर रख सफर करने को मजबूर लोग। सोमेश्वर में रोडवेज के कंडक्टर ने ज्यादा किराया नहीं देने पर 5 छात्रों को जबरन उतारा। 3 साल के बाद मुनस्यारी पहुंची रोडवेज की बसें, स्थानीय लोगों में दिखी खुशी की लहर। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी तहसील में किया औचक निरीक्षण। उत्तराखंड परिवहन निगम की दिल्ली से धर्मघर को संचालित बस के परिचालक पर चनौदा इंटर कॉलेज की छात्राओं ने जबरदस्ती बस से नीचे उतारने का आरोप लगाया है। साथ ही छात्राओं ने उनकी पठन पाठन सामग्री को बस से नीचे फेंकने का आरोप भी लगाया है। अधिक किराया मांगने को लेकर हुए विवाद की शिकायत परिजनों ने सोमेश्वर पुलिस थाने में की है। मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है। रौलियाना गाँव की 5 छात्राएं बिजोरिया बैंड से रोडवेज की बस में चनौदा के लिए बैठी। उनका आरोप है कि परिचालक ने उनसे 10 रुपए की जगह 25 प्रति सीट के हिसाब से टिकट मांगा। उन्होंने देने से मना किया तो 1 किलोमीटर आगे आने पर परिचालक ने बस रुकवाकर उन्हें जबरन बस से उतार दिया। उनकी पठन पाठन सामग्री भी बस से नीचे फेंक दी। 8 मई 2022 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ने समस्त विभागों से यात्रा संबंधी योजनाओं और समस्याओं की जानकारी ली है। BRO, NH और PWD ने सड़क को लेकर जानकारी दी। पार्किंग और वैकल्पिक मार्ग के बारे में जानकारी भी दी। उनकी स्थितियों सुधारीकरण के लिए उन्होंने संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं जिलाधिकारी चमोली ने बताया कि संवेदनशील जगहों पर शीघ्र कार्य पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि यात्रा काल के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। पुलिस अधीक्षक चमोली ने बताया कि यात्रा के दौरान पुलिस ने सभी जगहों के लिए योजना तैयार की है। स्वास्थ्य विभाग से SDRF की टीम को भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। वहीं जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 शौचालय तैयार किए जाएंगे, जिसमें महिलाएं पुरुष के लिए अलग अलग तैयार किए जाएंगे। मई में जो बद्रीनाथ यात्रा प्रारंभ होनी है, उसके क्रम में जो समस्त हमारे रेखीय विभाग उनके साथ आज एक बेहद बैठक की गई है, जिसमें BRO, NHI, DCL जो हमारे नगर पालिकाएँ हैं, जिला पंचायत, जल संस्थान, इन सब के साथ डिटेल में, और जो पर्यटन विभाग है कि उनके द्वारा क्या तैयारियां की जानी है, तो उन सभी को निर्देशित किया है कि यात्रा को देखते हुए वह अपनी तैयारियां पूरी कर लें और कोई भी आवश्यकता पड़ने पर, चाहे वो धनराशि की हो या किसी अन्य विभागीय स्तर पर, तो तत्काल अवगत कराएं ताकि शासन स्तर पर उसकी मांग की जा सके। चारधाम यात्रा को लेकर आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक जो है आयोजित की गई। उसमें सभी विभाग सम्मिलित हुए और पुलिस की जिन जिन विभागों से जो जो अपेक्षाएं थी, स्पेशली जो हमारी रूट को लेकर NH में जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है और जो हमारे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, उनको लेकर जहाँ जहाँ साइनेजेस लगने हैं, चेतावनी बोर्ड लगने हैं, और इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ रूट में है, इसके अलावा हमारे जो अस्थायी चौकियाँ जहाँ जहाँ खुली हैं, उसको लेकर विस्तार में चर्चा। कानपुर के ढंढेरा के तालाबों का निरीक्षण करने पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत कर आभार जताया। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने कहा कि लंबे समय से ढंढेरा, मोहनपुरा, मिलाप नगर के ग्रामीण मल मूत्र की गंदगी में अपना जीवन बसर कर रहे थे। स्कूल के बच्चों को भी इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता था। कई बार बच्चे मल मूत्र के पानी में भी गिर जाते थे। आज सभी तालाब उनके अथक प्रयासों से पूरी तरह सूख चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ चाह वहाँ राह की परिभाषा उनके प्रयासों से कानपुर विधानसभा में सिद्ध हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रत्याशी गांव-गांव जाकर उनके बारे में कहते फिर रहे हैं कि उमेश कुमार चुनाव के बाद आपके क्षेत्र में दिखाई भी नहीं देंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज वो उनसे पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं। इस मौके पे ग्रामीणों ने अपने 20 सालों का दर्द भी बयां किया और लंबे समय से बनी आ रही समस्या का निजात मिलने से वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार का आभार जताया। देखिए क्या है, 3 महीने पहले जब हम आए थे तो यहाँ की स्थिति सबको मालूम है। जहाँ हम खड़े थे यहाँ तक पानी टच करता था। और सबसे खुशी की बात जो है, सनातन धर्म में ईश्वर सबसे बड़ा होता है। आज जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, वो मंदिर ऊपर तक मलमूत्र के पानी में डूबा था। आज उस मंदिर से तालाब का पानी लगभग 14 फीट नीचे चला गया, जो सबसे खुशी की बात है। और लोग भी खुश हैं। और मुझे लगता है सबसे खुशी की बात मेरे लिए भी है कि कम से कम बच्चों को मलमूत्र के पानी में से यहाँ गुजरना नहीं पड़ता। अब कोशिश हमारी ये है कि यहाँ के पानी को, नालियों को चैनलाइज कर दें, ताकि चैनलाइज करके एक जगह ला सकें और वहाँ से फिर पानी जाए। तो ये जो तालाब था, इससे मुक्ति लगभग मिली गई है।
बाकी सूख भी गया था, लेकिन बरसात हुई है एक आध दिन के अंदर अंदर जो, उसके कारण भर गया है। लोग खुश हैं और जो उन्हें उम्मीद थी वो उनकी पूरी हुई है। और कुछ हमारे विपक्षी आरोप लगा रहे थे कि साहब जिस दिन चुनाव ख़त्म हो जाएंगे उस दिन उमेश शर्मा जी चले जाएंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं तो यहीं हूं, तुम कहाँ हो? भाई ऐसा है कि हम यहीं हैं, यहीं रहेंगे और इन्हीं के बीच में रहेंगे। और हमारा उद्देश्य ना तो पहले राजनीति थी और ना अब है। हमने काम लोगों के उद्धार के लिए किया था, उनको इस गंद से, मलमूत्र के पानी से मुक्ति दिलाने के लिए किया था, उसमें हम सफल हुए। और आगे भी जब जब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इनको पड़ेगी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम खड़े हैं। हार जीत का नतीजा तो ईश्वर के हाथ में, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ अब इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए क्या है कि इस तालाब के अंदर लगभग 4 नालियाँ आती हैं, पूरे मोहल्ले से इकट्ठी होकर। एक मंदिर के सामने से आती है, एक मंदिर के पीछे से, और जहाँ हम खड़े हैं एक यहाँ से और एक इसके कॉर्नर से। तो ये चारों नालियों को जब हम पाइपों के माध्यम से चैनलाइज करके अपने चैम्बर में ले जाएंगे तो यहाँ पानी इकट्ठा होना बंद हो जाएगा। जो पानी होगा चैम्बर में होगा। 30,000 लीटर की कैपेसिटी है। 24 घंटे में वो भरा या 12 घंटे में भी भरा तो मोटर, उसके हमारी मोटर्स यहाँ पे पड़ी हैं। हमारे पास 5-6 मोटर हैं, एडिशनल मोटर्स भी पड़ी हैं। कोई समस्या नहीं है, वो मोटर चलती रहेंगी और पानी निकलता रहेगा। और बाकी योजना तो हमारी ये है कि पूरी कॉलोनी में अंडरग्राउंड पाइप हमारे पास है, सामान हमारे पास है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन जैसी बाहर का नाला चालू होगा, यहाँ से ले जाकर उसमें नाले में डाल देंगे, तो ये झंझट भी ख़त्म हो जाएगा कि भाई उसके खेत में गया तो वो झगड़ा कर रहा है, दूसरे के में गया तो दूसरा कर रहा है। लोगों के खेतों में भी पानी जाने से हम मुक्ति दिलाएंगे और पानी यहाँ से सीधा बाहर तालाब नाले में जाएगा। नेता होता हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बीएसपी का हो, आश्वासन देकर चले जाते, उसके बाद फिर इधर विधानसभा में कोई आकर नहीं देखा था। कानपुर का भी जो है 4 MLA रहा, इधर नहीं देखा। और जब से उमेश जी आए हैं 2-3 महीने पहले, इन्होंने पूरा इसका जो है पानी निकलवाया है और क्या नाम जो है इसका चैम्बर वगैरह बनवा कर पानी की व्यवस्था करी है। और ये जो है भविष्य में भी है। आज ये तो खाली हो गया जोड़, तो यहाँ जो समस्या थी, मंदिर में पानी भर रहा था, कभी रास्तों में पानी भर रहा था, मतलब हम गंदगी में रहे थे और हमारे बच्चे भी है बीमारी से त्रस्त थे, बीमार होने का डर रहता। आज हमें इससे मुक्ति मिल गई और हमें उमेश जी का जो अगर इससे समर्थन रहा तो हम उनके ऋणी रहेंगे हमेशा। तो भाई साहब आए हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने, मैं इनका शुक्रिया गुजारता हूँ कि जो हमारे बीच में आज 30 साल के बाद में इस गांव का सुधार जो इन्होंने करा भाई साहब ने, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और वह आशीर्वाद लेता हूँ इनका कि इन्होंने बहुत अच्छा, बीजेपी ने कुछ नहीं करा या कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, इन्होंने विचरण करा हमारा तालाब का हिसाब पानी का। धन्यवाद। 10-15 साल में निजात मिलेगा। आज बच्चे हमारे खुल के स्कूल जा रहे हैं और हम भी काम धंधे से जाने के लिए परेशान थे। अब उमेश जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने हमें इस गंदगी से निकाला है। ये जोड़ आज 10-15 साल में आज हमें खाली दिखाई दे रहा है। ये बड़े बड़े नेता लोग आए, बड़े बड़े वादे करके चले गए कि मैं पानी घुट्टों पी जाऊँगा, वोट ले गए, कुछ किया नहीं। उमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर इनके साथ है और हम भी इनके साथ हैं। वोटिंग डालने के बाद कोई भी प्रतिनिधि अब तक दिखाई नहीं दिया, कोई नहीं दिखाई दिया। अरे ये आज भी हमें देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। इनका ये बहुत बड़कपन है, ये जो कि आज हमें यहाँ देखने भी आ रहे हैं, हम तो कोई देखने नहीं आता। आज 15-20 साल में ये जोड़ खाली हुआ है। हमारे बच्चे स्कूल जाने से परेशान, हम काम धंधे से जाने से परेशान। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर करे कि जहाँ तक भी है इनकी जीत हो, ईश्वर इनके साथ हो, हम भी इनके साथ हैं। भाई आपसे यही कहना चाहूँगा बस। कल हरिद्वार के पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में बनाई गई पुष्प वाटिका, जिसका नाम मां गंगा वाटिका रखा गया, का एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के द्वारा शुभारंभ किया गया। एसएसपी ने कहा इस वाटिका का सुझाव पीआरओ विपिन कुमार पाठक ने दिया, जिसके बाद सभी पुलिस कर्मियों के सहयोग से इस वाटिका को बनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पुलिस महकमा भी अपनी अहम योगदान पर्यावरण संरक्षण में दे रहा है, जिसके चलते रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में पुष्प वाटिका बनाई गई है, जिसमें कई प्रजातियों के फूल के पौधों को लगाया गया है, जिससे कि वातावरण प्रदूषण से मुक्त हो सके और फूलों की खुशबू वातावरण में महक सके। पुलिस ऑफिस के सामने जो खाली जगह थी, वहाँ पर एक फूलों की वाटिका बनाई गई है, जिसमें कि सीजनल अनेक प्रकार के फूल यहाँ पर हैं, जिनमें डहेलिया, गुलाब, गेंदा और पॉपी, जो कई प्रकार के आपको यहाँ पर फूल मिलेंगे।
और जहाँ इन फूलों से एक और पर्यावरण को बचाने की ओर जो संदेश जाएगा, जो फूलों की वैरायटीज़ हैं, एक जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें जहाँ एक तरफ ज़रूरी हैं, दूसरी तरफ ये आँखों को एक सुकून देने वाला और मन को शांति देने वाला भी है। पुलिस को आमतौर पर एक शुष्क डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन ये यहाँ पर इस धारणा को बदलने के लिए है कि नहीं, पुलिस में भी ऐसे लोग हैं जो सौंदर्य के पारखी होते हैं और जो पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। किसका सुझाव था यहाँ पर ये बेसिकली जो हमारे PRO हैं विपिन पाठक, इनका जो शुरुआती जो आइडिया था वो इनका था और इसको बनाने में इन्होंने काफ़ी मेहनत की। गुरुवार को धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात हुई वर्षा और ओलावृष्टि से जहां जनजीवन प्रभावित हुआ, तो वहीं किसानों की खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात धर्मनगरी हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में हुई तेज बरसात और ओलावृष्टि से देहात क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों की तैयार फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। खासकर सब्जी उत्पादकों की फसलों जैसे सेम आदि पर भी ओलावृष्टि की मार पड़ी है। किसानों का कहना है कि इस ओलावृष्टि से फसल सूख गई है, सेम की फसल सूख गई है और 2-3 दिन में धीरे धीरे पूरी फसल खराब हो जाएगी। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जाकिर साहब, क्या कल जो ओलावृष्टि हुई है उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है, खासकर जो सेम की फसल के उत्पादक थे? ये है जी, जो जिस पे लग गया ना ये, उससे तो बस समझो तहस नहस ही कर दे। क्या सेम फली, हाँ, जिस पे लग गया, डंडी हो या फूल है या सेम है, उसका तो नाश ही कर दे। बहुत प्रभाव पड़ता है इससे। मतलब ओला जिस पे गिर जाए? हाँ, ओला जिस पे लग जाता है। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या नुकसान हो जाता है इससे? डंडी सूख जा पूरी, जिस चीज पे लग जाओ वहाँ तक पूरी सूख जाओ। अच्छा, हाँ जी। तो कल जो हुआ है ओलावृष्टि, कितना नुकसान हुआ है उससे? बहुत नुकसान है, काफी नुकसान है उससे। और अभी तो अभी एकदम तो पता नहीं लगता इसका, बस 2-4 दिन धीरे धीरे पता लगेगा। वैसे आज भी मुरझा रहे खेत, देखो ये पत्ते सूख के पड़े हैं इधर, ये जो हरे से मुरझा रही हैं, इसके ओले वाले ही हैं। तो ये मतलब सीजन पूरा सेम का जो है खराब कर दिया इसने। हाँ जी। आपका सेम कहाँ कहाँ जाता है? लुधियाना जाता है, दिल्ली जाता है, जादपुर। अच्छा, हाँ जी। यहाँ का सेम खासा फेमस है। हाँ जी। 3 साल से बंद रोडवेज की मुंसियारी पिथौरागढ़ मुंसियारी दिल्ली बस सेवा शुरू हो गई है, जिससे अब सीमांत के लोगों में खुशी की लहर है। पिछले करीब 3 साल से मुंसियारी में रोडवेज की बस सेवा सुचारू रूप से ठप पड़ी थी। लंबे समय के बाद अब मुंसियारी रोडवेज बस पहुंचने से सीमांत के लोगों में खुशी है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि अब मुंसियारी आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिल्ली आवाजाही के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। यूक्रेन में कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से यहां उनके परिजन परेशान हैं। ऐसे में जो छात्र हाल ही में यूक्रेन से वापस लौटे हैं, उनके परिजन राहत की सांस ले रहे हैं और यूक्रेन में फंसे दूसरे छात्रों की सकुशल वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं। हरिद्वार के प्रथम झाम यूक्रेन की राजधानी कीव में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हालातों को बिगड़ता देख प्रथम के माता पिता ने उन्हें 18 फरवरी को वापस घर बुला लिया था। फिलहाल प्रथम परिवार के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यूक्रेन में फंसे अपने दोस्तों से लगातार संपर्क करके उन्हें हौसला दे रहे हैं। 3 को भी वापस आया हूँ कीव से, और वहाँ पे तो हालात थोड़े बिगड़ रहे थे। जब मैं आया हूँ उस समय एम्बेसी ने हमें बोला कि आप लोग चले जाओ, उनका नोटिस आया था, तो हमने उसी टाइम अपनी टिकट्स बुक करा ली थी। और उसके बाद घर आके तो भी सब कुछ ठीक है। मेरे कुछ दोस्त अभी वहीं पर ही हैं, बट वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब फ्लाइट्स भी बंद हो गई हैं वहाँ पे। हाँ, हम बहुत दिनों से ये बात चल रही थी। फिर हमने एम्बेसी में भी 2-3 बार कॉल करा, उनको मेल करी, फिर उन्होंने नोटिस इशू करा था स्टूडेंट्स को जाने के लिए, तो तभी हमने टिकट बुक करा ली थी। अभी दूसरे क्लासमेट्स से आपकी बात हुई है कि कैसा वातावरण? वहाँ पे तो अभी थोड़ा सा माहौल ख़राब ही है, खाने वाने की प्रॉब्लम हो रही है और पानी भी नहीं मिल पा रहा ढंग से, और बाकी रूम्स में भी काफ़ी बच्चे और शिफ्ट हो गए हैं दूसरे हॉस्टल से भी आके। तो क्या कह रहे हैं कि दूसरे स्टूडेंट वो आना चाह रहे हैं? हाँ, वो वापस आना चाहते हैं, बट अभी एयर स्पेस बंद है वहाँ पे। मौसम विभाग के द्वारा जारी भारी अलर्ट के बाद कल विकासखंड मुंसियारी में झमाझम बारिश हुई। झमाझम भारी बारिश के चलते उच्च हिमालय क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी भी हुई। वहीं एक बार फिर मुंसियारी में ठंड का कहर बढ़ गया है। आपको बता दें कि विकासखंड मुंसियारी में कल सुबह से ही मौसम ने करवट बदल ली है। सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए थे। वहीं शाम ढलते ही तेज हवाएं, आंधी तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही झमाझम बारिश हुई। भारी बारिश के चलते मुंसियारी उच्च हिमालय क्षेत्र भी बर्फ से लदालद रहे। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के कारण अब मुंसियारी में ठंड का कहर बढ़ने लगा है। थल थाने में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थल थाने के थाना अध्यक्ष हीरा सिंह डांगी ने पुलिस टीम के साथ देर रात 12 बजे से थल नांची सड़क में घटी घाट गवीरा के पास पुलिस टीम के साथ नांची सड़क से आ रहे पिकअप वाहनों को रोका, तो तीनों पिकअप वाहनों की चेकिंग की। तीनों वाहनों में रेत भरी हुई थी। थाना अध्यक्ष तीनों वाहन चालकों से वाहनों में परिवहन किए जा रहे रेत के वैध दस्तावेज दिखाने कहा। तीनों वाहन चालक वाहनों में परिवहन की जा रही रेत के वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। थाना अध्यक्ष ने मौके पर ही तीनों पिकअप वाहनों को अवैध खनन में खनन एक्ट और MB एक्ट में सीज कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग मोहान से भतरोज खान तक सफर करना काफी जोखिम भरा है।
लोग जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। ऐसे में लोगों को जोखिम भरा सफर तय करना पड़ता है। राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में कई सरकार आई, लेकिन मोहन भतरोज खान मार्ग की किसी ने कोई सुध नहीं ली। कई स्थानों पर पैराफिट तक नहीं है, मगर चुनाव के समय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि घोषणा करते हैं, मगर चुनाव के बाद कोई सुध नहीं लेता है। सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बना दी, मगर गैरसैंण को जाने वाले मार्ग को दुरुस्त करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मगर गैरसैंण को जाने के लिए पूरी तराई क्षेत्र के अलावा प्रदेश के कई क्षेत्रों से आने वाले लोगों का इसी मार्ग से गैरसैंण आना पड़ता है। मगर इस मार्ग के बदहाल स्थिति कब सुधरेगी, ये कहना काफी दिलचस्प होगा। सारी समस्याएं, क्योंकि यहाँ पर गड्ढे हैं जगह जगह पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रोड का कोई है नहीं, और ये आज से नहीं हो रहा है सर, ये इसको हो गए करीब 10-12 साल हो गए इस रोड को। और जो कि आए दिन यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि खुद ही हमारे घर में ही, मतलब खुद ही हमारे घर से ही एक एक्सीडेंट भी हुआ। तो मैं इस रोड के बारे में ये कहता हूँ कि प्लीज़ जो भी सरकार आए और इस सरकार का इस रोड का तुरंत ही इसका वो करे, निर्माण करे, और इस रोड को एक हाईवे के तौर पर लिया जाए इस रोड को जी। रानीखेत मोहन से लेकर घट्टी तक बिल्कुल खस्ता हाल है। 10 साल तक आज तक कोई भी सरकार ने इस पर कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। यहाँ पर पैदल चलना हम लोगों के लिए बहुत दुर्लभ हो गया है, और 10 साल से यहाँ गड्ढे हो गए रोड में, यहाँ पैदल चलना मुश्किल हो गया, गाड़ियाँ चलना मुश्किल हो गई। यहाँ पर लोग आए दिन रात हादसे होते हैं इस रोड के कारण। इस रोड जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है रानीखेत से मोहन तक, इस रोड को आज तक कोई भी सरकार ने अनदेखी करी इसकी। इसमें आज तक 10 साल से डामर नहीं हुआ। इनमें इतने गड्ढे हो चुके हैं कि दिन रात यहाँ हादसे होते हैं। आए दिन यहाँ पर गाड़ियाँ गिरती हैं, लोग अपनी जान माल हथेली में रखकर इस रोड पर चल रहे हैं। यहाँ पर पैदल चलना हमारा मुश्किल हो चुका है, मचोड़ से लेकर मोहन तक इसमें गड्ढे हो गए हैं। समय पर उपलब्ध धनराशि के अनुसार हम लोग पैच बनवाते रहते हैं। अभी पीछे भी बनवाए थे, भी मौसम ठीक होने के बाद अभी फिर और पैच बनवाए भी जाएंगे इसमें। लेकिन चूंकि इसमें जो है सन 2010-11 के बाद से पीरियोडिक रिन्यूअल नहीं हुआ है, इसलिए इस रोड की हालत ज़्यादा खस्ता है। इसकी क्रस्ट पूरी फेल हो चुकी है। लेकिन अभी पिछले वित्तीय वर्ष में हमें ऐसे कुछ धनराशि मिली थी, जिसमें से लगभग हमने 10-12 किलोमीटर ठीक कराए थे सोनी के पास, और 2 किलोमीटर यहाँ भतरोज खान में। और इस वित्तीय वर्ष में हमें जो है 10 किलोमीटर रिन्यूअल के लिए भी पैसा मिला है, जिसका काम जो है मोस्ट प्रोबेबली मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। और अगले वर्ष के लिए भी 10 किलोमीटर के लिए हमने टारगेट रख दिया है। तो इस प्रकार प्रयास हम कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसको रिन्यूअल करा के अच्छी स्थिति में लाएं। उसके लिए भी हमने सड़क सुरक्षा के अंतर्गत आगरण बना के भेजा है। पैसा मिलने पर हम काम कराएंगे। बीते कई समय से विकासखंड मुंशियारी के शराब भट्टी में मनमाने रेट, ओवर रेटिंग में शराब बेची जा रही है। ग्राहकों के बोलने पर शराब भट्टी के कर्मचारियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ताजा मामला मुंशियारी के शराब भट्टी का है, जहां पर आए दिन लगातार ओवर रेटिंग में शराब बेचने का मामला सामने आ रहा है। प्रशासन को इसकी जानकारी देने पर भी प्रशासन द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है और टाल मटोल कर बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हल्द्वानी रामलीला मैदान में रेहड़ी पटरी के व्यापारियों ने नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष ठेला फल वेंडर कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रमोद अग्निहोत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले जिनके पास नगर निगम द्वारा 1180 लोगों के स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं, विक्रेता प्रमाण पत्र दिए गए हैं, उनका उत्पीड़न न हो और स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाए। जो नगर निगम द्वारा हमारे लॉकडाउन के अंतर्गत साथ ही रह गए हैं, उनको भी आई कार्ड प्रमाण पत्र दिया जाए। वेंडर्स कल्याण समिति की आज हमने एक बैठक बुलाई थी, और उसके अंदर हमने आज ये जो पथ विक्रेता अधिनियम है उसके ऊपर चर्चा की और अपने जो है रेहड़ी पटरी वालों को पथ विक्रेता अधिनियम 2014 और नियमावली 25 मई 2016 के विषय में जानकारी प्रदान करी है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे शहर के अंदर रेहड़ी पटरी वालों के जो हटाने बचाने का काम चल रहा है, वैसे तो हम उनका स्वागत करते हैं कि वो शहर को खुला कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक मांग है कि रेहड़ी पटरी वाले जिनके पास नगर निगम द्वारा 1180 लोगों के स्मार्ट कार्ड बनाए गए हैं, विक्रेता प्रमाण पत्र दिया गया है, उनका उत्पीड़न ना हो और स्थानीय व्यक्तियों को शहर के अंदर प्राथमिकता प्रदान की जाए। और जो नगर निगम द्वारा हमारे लॉकडाउन के अंतर्गत साथी रह गए हैं, उनको भी आई कार्ड प्रमाण पत्र दिया जाए। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया गया है, जिसकी किस्त 984 रुपये के लगभग बैठती है। और वो अगर इसमें उत्पीड़न होगा तो बैंक के डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे और अपने ऋण कैसे प्रदान करेंगे, कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, कैसे उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। आज हमने इन्हीं चर्चाओं के लिए एक बैठक बुलाई थी रामलीला मैदान के द्वारा। हमने एक आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री से मांग करी थी, उसके अंदर जो है उन्होंने हमारे को 2-2 हज़ार रुपये 5 महीने तक देने की बात हुई थी, जिसमें 1 करोड़ कुछ रुपया नगर निगम को उन्होंने प्रदान किया था।
उसमें हमारे लोगों को 4-4 हज़ार रुपये की एक किस्त आई है। उसके अलावा अभी तक कोई किस्त नहीं आई है, जबकि हम ऋण अदायगी चल रही है। इसमें लगभग अभी 600 लोग के करीब वंचित रह गए। हमने अभी नगर निगम से पूछा था तो उन्होंने 370-400 लोगों के करीब देने की बात कही है। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच अन्य भारतीय छात्रों के साथ साथ उधम सिंह नगर के दिनेशपुर का एक छात्र भी फंस गया है। परिजन उसकी सलामती के साथ जल्द से जल्द उसके घर वापसी की दुआ कर रहे हैं। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी भाजपा नेता दीपांकर राय का बड़ा पुत्र अमन राय यूक्रेन की खार्किव शहर के इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। इस दौरान अमन राय के पिता दीपांकर राय ने कहा कि युद्ध की आशंका को देखते हुए अमन ने 28 फरवरी को भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी। बृहस्पतिवार को तड़के शुरू हुई रूसी हमले के बाद परिजन भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत फोन से अमन से संपर्क किया। पिता दीपांकर के अनुसार अमन ने उन्हें बताया कि फिलहाल वह ठीक है। उनके हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर दूर सुबह 2 धमाके हुए, जिससे सभी छात्र भयभीत हो गए। उसने बताया कि भारतीय दूतावास की ओर से छात्रों से संपर्क किया गया है और उनसे फॉर्म भी भरवाए गए हैं। 2019 में MBBS कोर्स के लिए यूक्रेन में खार्किव शहर, जो खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्हें MBBS कोर्स के लिए गया हुआ है। इस साल उसका 3rd ईयर है। अब इस समय घर आने के लिए टिकट वगैरह 28 को हुआ था, वो सब टिकट कैंसिल हो गया है और 23 के मॉर्निंग में वहाँ पर बारिश हुआ है और उसी में फंसे हुए हैं। किस तरह का निकाला जाए, मैं मोदी सरकार से और मोदी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बच्चे नहीं और भी बच्चे हैं, उनको किस तरीके से इंडिया में लाया जाए, इसके लिए प्रयास करें। और आपका आभारी रहूँगा जो यहाँ के बच्चे, हमारे देश के बच्चे जो फंसे हुए हैं, बहुत परेशान में, नाजुक स्थिति में हैं, उनको किस तरीके से लाया जाए, ये आपसे अनुरोध है। वो मेट्रो जो स्टेशन है उसका जो कम से कम 70 फुट गहराई में वो लोग रात बिता रहे हैं और वहीं पे उसका सुरक्षित के लिए कहा गया है। खाने पीने की क्या व्यवस्था? खाने पीने के लिए जो अपने साथ ले गया था, जो थोड़ा बहुत वो खा रहे हैं, जैसे केला है, फ्रूट है और कुछ और भी चीज़ें वो उनके साथ है। विगत कुछ दिनों से यूक्रेन में हालात खासी खराब बताए जा रहे हैं। रसिया और यूक्रेन में छिड़े युद्ध में लगातार हालात बेकाबू होते बताए जा रहे हैं। वहीं अन्य देशों समेत भारत के लोग जो यूक्रेन गए हुए थे, अब वो बुरी तरह फंस गए हैं। युद्ध के चलते यूक्रेन की सरकार ने तमाम फ्लाइट्स को बंद किया हुआ है। ऐसे में अन्य देशों से आए लोगों का बुरा हाल है। युद्ध के चलते वे अपने देश, अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। वहीं सितारगंज शहर के एक युवक अजहर मलिक यूक्रेन में MBA की शिक्षा लेने 12 अप्रैल 2021 से यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिसे सकुशल भारत वापस लाने के लिए उनके पिता अतहर मलिक ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। पिता अतहर मलिक ने कहा कि उन्होंने अपने पुत्र अजहर मलिक के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि स्थानीय प्रशासन ने लिस्ट के लिए मांगे थे, उन्हें सुपुर्द कर दिए हैं। सुल्तानपुर पट्टी में शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर आने वाले कांवड़ियों की सुखद यात्रा के लिए कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बनाया है, जिससे कांवड़ियों को कोसी नदी के बीच से होकर नहीं गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए आते हैं, जहाँ जगह जगह पर कांवड़ियों के स्वागत के लिए शिव भक्त भंडारे और विश्राम करने की व्यवस्था करते हैं। वहीं सुल्तानपुर पट्टी से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों को कोसी नदी से पानी में होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में सुल्तानपुर पट्टी के शिव भक्तों ने कांवड़ियों की सुखद यात्रा को ध्यान में रखते हुए बीते 3 वर्षों की भांति इस वर्ष भी कोसी नदी पर लकड़ी का पुल बनाया है, जिससे गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों को पानी से होकर नहीं गुजरना पड़ रहा है और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस दौरान शिव भक्त महेश सैनी ने बताया कि वह बीते 4 वर्षों से लगातार लकड़ी का पुल बना रहे हैं, जिससे कांवड़ियां सुखद यात्रा कर रहे हैं। बरेली में एक छात्र का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बरेली निवासी केशव कुमार पुत्र खानेत कुमार निवासी ग्राम वीरपुर थाना भोजीपुरा बरेली के द्वारा बताया गया कि वह बीते 24 फरवरी को घर से अपने कॉलेज के लिए निकला था। तभी रास्ते में अचानक किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर कुछ मारा, जिसके बाद कल सुबह हरिद्वार के गंगा घाट के समीप छात्र की आंख खुली। आसपास के लोगों से पूछने पर छात्र को पता चला कि वह हरिद्वार में है, जिसके बाद छात्र द्वारा हरिद्वार के साधु को उसने अपनी आप बीती बताई। साधु के द्वारा छात्र को नगर कोतवाली में मामले की जानकारी देने की सलाह दी गई, जिसके चलते छात्र नगर कोतवाली पहुंचा। हरिद्वार पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। नगर कोतवाली पुलिस छात्र के संबंध में छात्र के परिजनों से वार्ता की गई, तो वार्ता में पता चला कि छात्र कल से लापता है, जिसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई है। छात्र के परिजनों द्वारा हरिद्वार के एक परिचित को घटना की जानकारी देकर छात्र के पास भेजा गया, जिसमें छात्र के परिचित ओमेंद्र द्वारा बताया गया कि छात्र बरेली का रहने वाला है। उन्होंने संदेह व्यक्त करते हुए बताया कि शायद छात्र का अपहरण किया गया था, जिसे हरिद्वार लाकर छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि केशव के परिजन भी हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई परिजनों के आने के बाद की जाएगी। क्या नाम था? केशव नाम है। कहाँ से आए हो तुम, यहाँ कैसे पहुँचे? बरेली से आया था, कॉलेज निकल रहा था सुबह, तभी ऐसा लगा किसी ने पीछे से हाथ मारा
तो फिर कुछ याद नहीं रहा। सुबह उठा था तो यहाँ गंगा घाट पे पड़ा था, तो एक बाबा थे वहाँ, उनसे पूछा कि कहाँ हूँ, तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार हो। तो उन्हें बताई मैंने सारी बात, तो उन्होंने कहा कि कोतवाली चले जाओ, बिल्कुल सीधे पड़ जाएगा फिर तुम्हें। तो फिर यहाँ तक पहुँचा। यूनिफॉर्म पता नहीं कहाँ गई, नीचे जो पहना था मैं लोवर, उसके अंदर वो भी निकला हुआ था, सिर्फ अंडरवियर था। यहाँ कोतवाली कैसे पहुँचे? वो बताया तो था, वो अभी बाबा मिले थे, उन्होंने कहा था कि सीधे चले जाओ, कोतवाली पड़ जाएगा, तो वहाँ से तुम उन्हें कह देना पुलिस वालों को। तो नहीं, गांव में तो ऐसा किसी से कुछ नहीं है। बीते दिनों हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित भटेड़ी राजपुताना गांव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले मतदान अधिकारी के शव की परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इसके चलते थाना बहादुराबाद पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। घटना 6 फरवरी की सुबह की है, जब अभिषेक दुबे निवासी टिहरी विस्थापित कॉलोनी सुमन नगर कोतवाली रानीपुर हरिद्वार 5 फरवरी को रुड़की में ड्यूटी जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने अभिषेक की तलाश शुरू कर दी। 6 फरवरी की सुबह हरिद्वार नेशनल हाईवे से करीब 500 मीटर अंदर भटेड़ी राजपुताना गाँव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि मृतक राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थे। ये एक जो अधिकारी थे जो मतदान से संबंधित थे, इनकी डेड बॉडी पाई गई थी और प्रथम दृष्टया इसमें जो कॉज ऑफ डेथ था वो वहाँ पर अनसर्टेन आया था, लेकिन इनके परिवार वालों ने चूँकि इसमें आशंका जाहिर की थी, इसलिए इनकी आशंका को दृष्टिगत रखते हुए इसको FIR में तरमीम किया गया है। इसमें जो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। यद्यपि उनके शरीर पर कोई चोटों के निशान नहीं थे, उसके अलावा उनको किस स्थान पर जाना था, किन किन लोगों से वो मिले, किन किन लोगों से उन्होंने बात की, इन सारी चीज़ों पर हम लोग छानबीन करेंगे। वैसे तो कुमाऊं के सैकड़ों लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कई छात्र जो पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे, उनमें से एक हल्द्वानी इंदिरा नगर ख्वाजा कॉलोनी की एक छात्रा निशा मलिक की बेटी महक मलिक भी यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई थी, लेकिन अब यूक्रेन में फंसी हुई है। उनके परिजनों का कहना है कि उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि जितने भी भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको जल्द अपने देश वापस बुलाया जाए। वहीं महक मलिक की माता निशा मलिक और उनके भाई रिहान मलिक का कहना है कि उन्होंने भारत सरकार से महक मलिक की घर वापसी की गुहार लगाई है। पढ़ाई के लिए गई थी, MBBS की पढ़ाई कर रही है, उसका 5th ईयर चल रहा है और अब तो फंस गए हैं। आज आने वाली थी तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब वो बहुत डरी सहमी पड़ी है वहाँ पर। हमसे सरकार से यही लगा रहे हुआ कि बस जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को हमारे पास तक पहुँचा दीजिए। मैं बहुत घबरा के, उनसे तो बात भी नहीं हो पा रही है, इतना घबरा रहे हैं क्योंकि बच्चों ने कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं। वो कह रहा आज तक हमने TV में देखा था, आज तक हम हकीकत देख रहे सामने। बस यही दुआ कर रहे हैं, बस सही सलामत हमारा बच्चा हमारे पास तक आ जाए। हम क्या कर सकते हैं, और सरकार के हाथ में है ये, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, दुआ ही कर सकते माँ बाप तो, और ये तो सरकार कर सकती है जो करता है। सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को बुला दो। यही कह रही थी कि 1-2 महीने लग जाएंगे, कह रहे अभी जो उनके यही कह रहे कि अभी 1-2 महीने लग जाएंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।